ये है राजस्थान की पिंक सिटी, एक ऐसा शहर जो अपनी रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और रॉयल हेरिटेज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर दीवार के पीछे एक कहानी है, हर गली में इतिहास बसा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे लोकल फूड से लेकर शानदार किलों तक। स्वागत है आप सभी का पिंक सिटी जयपुर में। तो मैं जयपुर रोडवेज सिंधी कैंप में पहुंच चुका हूं और सुबह का वक्त है और आज का मेरा मिशन है जयपुर को एक्सप्लोर करना। लेकिन सबसे पहले मुझे होटल ढूंढना था जहां हम अपना सामान रख सकें और बेफिक्र होकर अब पूरा जयपुर टूर कर सकें। अब होटल भी हमें मिल चुका था, सामान रख चुके थे, अब हम निकल चुके थे ऑटो को बुक करके सीधा जयपुर टूर के लिए। लेकिन टूर से पहले क्योंकि हम भूखे थे तो हमने जयपुर का ही वहां का फेमस नाश्ता कचौड़ी कड़ी खाई। जयपुर की सड़कों से गुजरते हुए अचानक नजर पड़ती है एक ऐसे सिनेमा हॉल पर जो सिर्फ एक थिएटर नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यह है राज मंदिर सिनेमा। राज मंदिर सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं बल्कि बॉलीवुड प्रीमियर्स का भी गवाह रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जयपुर के इस गोल चक्कर पर एक शख्सियत खड़ी है जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक विजन थी। ये है महाराज सवाई जय सिंह, जयपुर शहर के फाउंडर। 1727 में जब उन्होंने इस पिंक सिटी की नींव रखी तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनका शहर एक दिन दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। और जयपुर को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए अपने पहले हिस्टोरिकल स्पॉट एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। 1887 में बना ये राजस्थान का सबसे पुराना म्यूजियम है। इस म्यूजियम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ रखी हुई 2300 साल पुरानी इजिप्शियन मम्मी, जो विजिटर्स के लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी का सेंटर बनी रहती है। मैंने एल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर एक डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल में दिया गया लिंक जरूर चेक करें। और जैसे ही हम जयपुर के सिटी गेट से अंदर एंटर होते हैं, सामने खुल जाता है पिंक सिटी का असली रूप। गुलाबी रंग से सजी हुई इमारतें, सीधी और प्लांट सड़कें। ये शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। और अगर आप भी जयपुर को कम समय में इजीली एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप ऑटो या कैब फुल डे बेसिस पर बुक कर सकते हैं। इससे आप मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स को बिना टेंशन के कवर कर सकते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। और इसी हिस्टोरिक एरिया के बीचों बीच खड़ा है इसरलात। पिंक सिटी के बीचों बीच खड़ा इसरलात सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि एक विजय की कहानी है। 1749 में महाराजा ईश्वरी सिंह ने अपनी राजगद्दी संघर्ष में जीत हासिल करने के बाद इस विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। इसरलात यानी ईश्वर की लात और राजवंश के जीत का प्रतीक। लगभग 140 फीट ऊंचा ये टावर आज भी पिंक सिटी पर नजर रखा खड़ा है, जैसे इतिहास का एक खामोश पहरेदार। देखते हैं कंपोजिट में कुछ फायदा है अपने को। बेनिफिट है ना। क्या कितना हो जाएगा? क्यों मैं आज हूँ ना, इसलिए 200-300 रहने दो। मैं आज हूँ ना, ये सिंगल ही दे दो आप। अगर आप इसरलात यानी सरगोसोली टावर विजिट करना चाहते हैं तो यह आम तौर पर सुबह 9 बजे से शाम 4:30 या 5 बजे तक खुला रहता है। एंट्री टिकट लगभग 50 रुपए या 52 रुपए के बीच होती है, जो इंडियन विजिटर्स के लिए काफी अफोर्डेबल है। तो इधर किधर है? वो दूर है? नहीं, पास में ही है, ऑटो करके आप जा सकते हो। आमेर अंबर एक ही बात है। एक ही है? हाँ, एक ही बात है अंबर और जंतर। आज का टाइम है ना, 8 साढ़े 8 बजे तक आपकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, फिर बंद हो जाएगा? नारगढ़ में। अच्छा, 7 बजे तक ये बंद हो जाते हैं, जंतर मंतर हवा में। अच्छा अच्छा। 8 बजे तक अल्बर्ट हॉल बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा। 4-5 को भी 2 घंटे में कवर कर लो आप सारे। वो 110 कर दो। थैंक यू। भाई चेक करना टिकट।
देखना भैया, ट्रिपल एस में आपको 3 ही चीज मिलेगी, टेक्सटाइल दिस वे और ना, पेंटिंग। इसरलाट 140 फीट ऊंची 7 मंजिला ये मीनार देखते हैं। अरे ओके, सो ये है हमारा रास्ता। वाह, तो इजी है। मेरे को लगा था स्टेयर्स रहेंगी, बट स्लोप टाइप है, इजी है। ओह, ओके, तो देखते हैं कितना समय लगा रहा हूं मैं चलने में अपने को। आई एम ऑल अलोन इन दिस फोर्ट। ये फोर्ट है क्या है, टावर है या? और शायद पहुंच गया, आधी के इंक्लाइन ज्यादा है, अभी है। ठीक है ना? धीरे धीरे आओ, आराम आराम से आ जाओ। आ जाओ, स्लिप कर रहे हैं बस, मेरे साथ चल, आओ आगे आओ। चलिए, थोड़ा सा रास्ता का थकान महसूस होगी। ये हो आ गया शायद। फाइनली पहुंच तो गए, लेकिन सांस बहुत फूल गई है मेरी। अराउंड 300 स्टेयर समझ सकते हो, इतना है। और आखिरकार मैं पहुंच गया इसरलाट की टॉप पर। यहाँ से जो नजारा दिख रहा था वो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। पूरा पिंक सिटी अपने असली रंग में मेरे सामने थी। दूर पहाड़ियों पर स्थित नाहरगढ़ फोर्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था, जैसे शहर पर एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ा हो। हवा हल्की सी चल रही थी और उस पल में बस सुकून था। ये है शहर का नजारा यार, इसी के लिए इतना ऊंचा चढ़ के आया मैं। ये देखो गाड़ियां, देखो वहां कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। वहीं मुझे एक भाई बहन मिले, दोनों जिंदगी के उस खूबसूरत लम्हे को जी रहे थे। उन्होंने मुझसे फोटो खिंचवाई और हमने मिलकर उस नज़ारे का आनंद लिया। शायद सफर की असली खूबसूरती भी यही होती है, अनजान लोग, छोटी मुलाकातें और यादगार पल। फिर मैं नीचे उतर गया और तैयार हो गया जयपुर के अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने के लिए। तेजी में देखता हूँ कितना जल्दी जा पाता हूँ। उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। उफ, पर इतना भी नहीं, लेकिन झुक के उतरना पड़ रहा है। लग रहा है सर थोड़ा सा ये छोटा है ना, लगने का चांसेस है। उफ, फाइनली काफी हाइट थी इसकी। ना ऐसी बात आ गया फाइनली। भीड़ हो रही है धीरे धीरे, लेकिन कोई नहीं। ओके, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हम नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं। हमें एरो की
सिटी पैलेस को क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए जयपुर के एक और अद्भुत और साइंटिफिक करिश्मे, जंतर मंतर। यहाँ सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए फॉरेन विजिटर्स भी नजर आते हैं। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया ये ऑब्जर्वेटरी आज भी अपनी एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जंतर मंतर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले नजर पड़ती है एक बोर्ड पर, इंटरप्रिटेशन सेंटर। यहीं से शुरू होती है इन अद्भुत यंत्रों की कहानी, जहां हर स्ट्रक्चर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि विज्ञान का जीता जागता रूप है। आगे बढ़ा तो दिखा दक्षिणोदक भित्ति यंत्र, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सूर्य की पोजीशन और समय का हिसाब लगाने के लिए बनाया गया था। जंतर मंतर की साइंटिफिक एक्यूरेसी और हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर भी मशहूर बना दिया है। इसी वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। जंतर मंतर, बहुत कुछ है यहाँ जंतर मंतर में देखने के लिए। फिर सामने था विराट सम्राट यंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल। ये लगभग 2 सेकंड तक की एक्यूरेसी से समय बता सकता है। सोचिए 18वीं सदी में इतनी प्रिसीजन। टूरिस्ट तो यहाँ पे काफी है, फॉरेनर्स बहुत ज्यादा ये फॉरेनर्स। वहीं पास में सीढ़ियों वाले कई यंत्र बने थे जिन पर राशियां लिखी हुई थी। ये ज़ोडिएक इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे ज्योतिषी गणना की जाती थी। लोग हर यंत्र को समझने की कोशिश कर रहे थे, खासकर फॉरेन टूरिस्ट जिन्होंने इनकी हिस्ट्री और वर्किंग को डिटेल में जानने के लिए गाइड भी हायर किया था। पूरा एक तरीके से ग्लोब जो होता है जिसमें इक्वेटर आपका और यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना रहता है और यहाँ पे एक सन यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए जयप्रकाश यंत्र के पास। ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर जिसमें आसमान का नक्शा जमीन पर उतार दिया गया हो, इस सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स को समझने का एक अनोखा तरीका था। यह दक्षिण गोला, बहुत कुछ अच्छा है। मेरे लिए ये सब देखना बहुत खास था क्योंकि मैं बचपन से इन सब चीजों के बारे में पढ़ता आया हूं। आज उन्हें अपनी आंखों से देख रहा था। एक जगह पर जंतर मंतर का बोर्ड लिखा दिखा जहां लिखा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2010। और सच में ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, भारत का प्राचीन विज्ञान का गौरव है। आगे कपाली यंत्र और फिर राम यंत्र जिससे किसी ग्रह की ऊंचाई और दिशा का पता लगाया जा सकता था। इनका ऑल्टीट्यूड मेजर करने के लिए इस तरीके के यंत्र बनाए गए हैं। सुपर। घूमते घूमते जब सब यंत्रों को देख लिया तो मन में एक अलग ही सुकून था। ये सफर सिर्फ देखने का नहीं, समझने का था। समय कम था इसलिए हमने फैसला किया कि सिटी पैलेस को अगले सफर के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल हम निकल पड़े थे एक नए डेस्टिनेशन की तरफ, जयपुर की शान जल महल। शहर की भीड़ भाड़ से दूर मानसागर लेक के बीचों बीच स्थित ये महल पहली नजर में ही दिल जीत लेता है। जैसे ही हम करीब पहुंच रहे थे, पानी में उसका प्रतिबिंब एक अलग ही जादू पैदा कर रहा था। जल महल के पास एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की।
यहाँ काफी लोग राजस्थानी ट्रेडिशनल अटायर पहनकर फोटोशूट करा रहे थे। मम्मी और बहन भी तैयार हो गईं राजस्थानी पोशाक में फोटो खिंचवाने के लिए। और फिर फोटोग्राफर भाई ने एक से बढ़कर एक पोज में फोटो क्लिक करना शुरू कर दी। जयपुर की गर्मी में भी जल महल की शांति एक अलग ही सुकून देती है। लेकिन बाद में एक छोटी सी बात समझ आई। हमें पहले बताया गया था कि 100 रुपए की फोटो खींचेगी, लेकिन बिना क्लियर काउंट बताए 14 फोटो क्लिक कर दी गई और 1400 रुपए मांगने लग गए। मैंने सिचुएशन समझकर सिर्फ 4 फोटोज ही ली। इसलिए अगर आप भी यहाँ फोटो शूट करवाने का प्लान करें तो पहले ही क्लियर कर लें पर फोटो चार्जेस क्या हैं, टोटल कितनी फोटोज क्लिक होंगी और फाइनल अमाउंट कितना होगा। थोड़ी सी क्लियरिटी आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन से बचा सकती है। तुम समझ नहीं, मेरा बजट 200 का था, सिर्फ तुमने गड़बड़ करवा दी। मैं बात मानी था तुम्हारी, तो मेरे को पैसा याद, मेरा नंबर नोट करो और व्हाट्सएप करो। और ये सब नहीं, मैं आपको डायरेक्ट डाल दूंगा फोन में, आपको लगा के पिन है मेरा भाई इतनी बड़ी व्हाट्सएप सी टाइप लग जाएगी आपको। हाँ। सी टाइप लगेगी। जल महल के पास थोड़ा वक्त बिताने का अपना ही सुकून था। मानसागर लेक के पानी में छोटी बड़ी मछलियां तैर रही थी। It's something like Kai fish. Kai fish जैसी है शायद इस। किनारे पर लोग आराम से बैठे हुए थे। कोई फोटोज ले रहा था, कोई बस उस शांति को महसूस कर रहा था। महल के आसपास कुछ छोटी और पुरानी इमारतें भी नजर आती थी, जो इस पूरे क्षेत्र को और भी हेरिटेज फील देते हैं। अगर जल महल के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण 18वीं सदी में महाराजा माधव सिंह फर्स्ट ने करवाया था। ये महल असल में एक हंटिंग लॉज के रूप में बनाया गया था, जो शिकार और रॉयल आउटिंग्स के लिए यूज होता था। इसकी सबसे खास बात यह है कि महल की 5 मंजिल हैं, जिनमें से 4 मंजिल पानी के अंदर रहती हैं और सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही बाहर से दिखाई देता है। सच कहूं तो ये जगह शोर से ज्यादा सुकून देती है। अब वक्त हो चुका था अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने का, लेकिन उससे पहले हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे और राजस्थान आकर राजस्थानी खाना ट्राई नहीं करें तो सफर अधूरा ही रह जाता है। इसलिए हम सीधे पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में। देसी ठाट राजस्थानी ढाबा। चलो देखते हैं इसमें क्या मिलता है, क्या कैसा है, फिर बताएंगे। भीड़ तो काफी है इसमें। Let's see। भीड़ काफी है। खाने में क्या आनंद आएगा या नहीं आएगा। जहाँ हमने ऑर्डर की एक ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली में था दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, मक्के की रोटी और कई और लोकल डिशेस। खाना काफी स्वादिष्ट था और पेट भरते ही एनर्जी भी वापस आ गई और अब हम बिल्कुल तैयार थे जयपुर के अगले ग्रैंड डेस्टिनेशन के लिए। और अब वक्त था जयपुर के सबसे रॉयल और शानदार किले की तरफ बढ़ने का। ऑटो से जो आमेर फोर्ट का पहला नजारा मिला वो सच में लाजवाब था। पहाड़ियों पर बसा हुआ ये भव्य किला दूर से ही अपनी शान और विरासत का एहसास करा देता है। मेरा दिल फिर से एक हिस्टोरिकल जगह को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो चुका था। वैसे तो आमेर फोर्ट तक सामने से पैदल या चढ़ाई करके भी जा सकते हैं, लेकिन साथ में मम्मी थी और उनके लिए इतनी चढ़ाई करना आसान नहीं होता। इसलिए हम पहुंच गए एलिफेंट पॉइंट के आगे, जहां से ऊपर फोर्ट तक जाने के लिए महिंद्रा थार टैक्सी सर्विस मिलती है। हमने भी एक थार बुक कर ली सिर्फ 200 रुपए में। 200 रुपए का राइड है। कितना ऊंचाई है? ज्यादा ऊंचाई है क्या? बहुत ऊपर है। तो वहाँ पे क्या क्या है देखने का? वहाँ पे मौज महल है, शीश महल है। अच्छा चलो भाई। तो भाई की सब दलाल गाड़ी में तो बैठ गए हम, अब जा रहे हैं
आमेर के किले में भाई का कहना है कि बहुत चढ़ाई है, देखते हैं। वाह, अच्छा वहाँ ऑटो वगैरह नहीं जाते हैं नहीं होता नहीं, या अपनी गाड़ी लेके आते वो भी नहीं जाती हैं? और उलझ जाती है। वो अपनी लेके आओ 4 व्हीलर खुद की तो जाएंगी। अच्छा, ऑटो अलाउ नहीं है? वो तो आने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने में चढ़ाई। जाने में दिक्कत है ज़्यादा है। हाँ ये बात तो है, जाने में क्या ज़्यादा दिक्कत होती है। आप फिर चढ़ते ऊपर घूम ही नहीं पाते। हाँ बात तो सही है। ये कौन सा टेम्पल है ये? मेरा भाई टेम्पल। मीराबाई। क्या नाम है इस पैलेस का? जोधा पैलेस। जोधा पैलेस। और ये स्टार्ट है शायद। हाँ वाह भाई, ये हम आ चुके हैं आमेर किले की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं फिलहाल। और कुछ ही मिनटों में सीधे फोर्ट के मेन एंट्रेंस के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। रोड से ऊपर जाते हुए जो व्यू मिल रहा था वो भी किसी एडवेंचर से कम नहीं था। कभी कभी सफर में कंफर्ट चूज करना ही समझदारी होती है। और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, आमेर फोर्ट अपनी पूरी शान के साथ हमारे सामने था। बहुत बढ़िया ये व्यू है, देखो समझ लो। आमेर फोर्ट के ऊपर एंट्रेंस पर काफी गाड़ियां पार्क थीं। इसका मतलब हम अपनी पर्सनल व्हीकल से भी यहां तक आ सकते हैं। भीड़, रंग बिरंगे कपड़ों में लोग और लोकल टूरिस्ट का माहौल धीरे धीरे हम फोर्ट के अंदर की तरफ बढ़ने लगे। यही तो बहुत दुखी किया है। चलो 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 चलो। सामने था एक विशाल दरवाजा जिसे देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूत शान का प्रतीक है। आमेर फोर्ट का निर्माण 16वीं सदी में राजा मान सिंह फर्स्ट ने शुरू करवाया था, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बाद में इस फोर्ट को मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई राजा जय सिंह ने और भी विस्तार किया। ये फोर्ट राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का बेहतरीन संगम है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ हर दीवार अपनी कहानी सुनाती है। एक समय था जब यही आमेर जयपुर राज्य की राजधानी हुआ करता था, जब तक 1727 में जयपुर शहर की स्थापना नहीं हुई थी। और अब हम पहुंचे आमेर फोर्ट के कोर्टयार्ड में। सच कहूं तो यह नजारा देखने लायक था। हर तरफ बस एक ही चीज नजर आ रही थी। लोग इस शान को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। मैंने भी कई सुंदर शॉट्स लिए, लेकिन सिर्फ कैमरे से नहीं, दिल से भी इस पल को महसूस करने लगा। अगर आमेर फोर्ट की टिकट की बात करें तो जनरल एंट्री लगभग 200 रुपए पर पर्सन के आसपास है, और अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट आईडी कार्ड है तो टिकट करीब 52 रुपए में मिल सकती है। टाइमिंग की बात करें तो आमेर फोर्ट सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। हमने भी अपनी टिकट ली और चल दिए इतिहास को महसूस करने। एंट्री गेट आमेर फोर्ट, टिकट लिया है स्टूडेंट प्लस। हालांकि मैंने कोई गाइड हायर नहीं किया, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऐसी हिस्टोरिकल जगह पर आएं तो एक गाइड जरूर लें, क्योंकि हर दीवार, हर पिलर, हर नक्काशी एक अपनी कहानी होती है और गाइड आपको वही कहानी सही तरीके से समझाता है। वहीं कोर्टयार्ड से एक और भव्य दरवाजा नजर आता है, गणेश पोल। सच कहूं, उसकी कारीगरी देखकर मैं कुछ पल के लिए बस रुक सा गया। रंग बिरंगी पेंटिंग, सुंदर झरोखे और बीच में स्थापित भगवान गणेश की छवि, जो इस बात का प्रतीक है कि हर शुभ काम उनके आशीर्वाद से ही शुरू होते हैं। यहां खड़ा होके ऐसा लग रहा था जैसे इतिहास की हल्की सी गूंज अभी भी दीवारों में महसूस हो रही हो। फिर मेरी नजर पड़ी एक बोर्ड पर
टर्किश बाग यानी रॉयल हमाम। इस नाम को देखते ही मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। पुराने समय में राज परिवार के सदस्य यहाँ स्नान करते थे। यहाँ गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था हुआ करती थी और फ्लोर के नीचे से हीटिंग सिस्टम भी दिया गया था। ये हमाम राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक अनोखा संगम है। इसका डिजाइन टर्किश स्टाइल से प्रेरित माना जाता है। और अब बारी थी उस जगह की जिसका दीवाना हर कोई था, शीश महल। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर छत और दीवारों पर चमकते अनेक छोटे छोटे आईने पर टिक गई। ऐसा लग रहा था जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो। शीश महल का निर्माण 17वीं सदी में मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। यह महल राज परिवार के प्राइवेट चैम्बर्स का हिस्सा था। ये सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि कला, विज्ञान और सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। अब हम आमेर फोर्ट की सबसे ऊंची मंजिल पर आ चुके थे। यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में बसी और भी पुरानी इमारतें साफ दिख रही थी। यहाँ पे यही है मौज। ऊपर से देखने पर यह महल सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि कला और वीरता का जीवंत प्रतीक लग रहा था। इसके रास्ते इतने जटिल थे कि एक भूल भुलैया जैसा महसूस होता है। कई लोग यहाँ गलत दिशा में निकल जाते हैं और कुछ पल के लिए हम भी इसकी राहों में खो गए। एसी की तरह ठंडी हवा आ रही है हर जगह में। फिर एक ऊंचाई से मुझे एक और कोर्टयार्ड नजर आया, जो असल में जनाना यानी महिलाओं का आंगन हुआ करता था। राज परिवार की रानियां और महिला सदस्य यहाँ रहती थी। इस हिस्से को इस तरह डिजाइन किया गया था कि हर रानी के लिए अलग अलग कमरे थे, लेकिन बीच में एक कॉमन कोर्टयार्ड। और फिर मेरी नजर पड़ी एक नटराज की प्रतिमा पर। भगवान शिव का यह रूप नटराज। अब मैं एग्जिट गेट की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक गायक अपनी मधुर आवाज से पूरा माहौल सुरीला बना रहा था। उसकी आवाज फोर्ट की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, जैसे इतिहास खुद संगीत में ढल गया हो। थोड़ा आगे सुवेनियर शॉप्स लगी थी। और फिर देखने को मिला राजस्थान की शान, एक छोटा सा कठपुतली शो। फिर हम भैरव गेट के पैदल रास्ते से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते हुए किले और भी शानदार लग रहे थे, जैसे हर कदम पर उसकी भव्यता और बढ़ रही हो। नीचे नजर पड़ी मावता लेक पर, जिसका शांत पानी आमेर फोर्ट की परछाइयों को अपने अंदर समेटे हुए था। ये झील 16वीं शताब्दी में बनी थी और आमेर फोर्ट के लिए मुख्य जल स्रोत हुआ करता था। इसके बीच में बना है केसर क्यारी बाग, एक सुंदर मुगल स्टाइल गार्डन जिसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में डिजाइन किया गया था। आमेर फोर्ट सिर्फ एक इतिहास स्थल नहीं, यह राजस्थान की कला, संस्कृति, वीरता और आस्था का जीवंत संगम है। और जब आप यहाँ वापस लौटते हैं और सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि कहानियां साथ लेकर जाते हैं,
शाम होने को आई थी, लेकिन हमारा सफर अभी बाकी था। एक ही दिन में इतना कुछ देखना था, इसलिए हम पहुंच गए अपनी अगली मंजिल कनक वृंदावन। यहाँ कदम रखते ही मन में एक अलग सी शांति का एहसास हुआ, जैसे शहर की भीड़-भाड़ से दूर भक्ति का एक अलग संसार हो। कनक वृंदावन का निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जय सिंह ने कराया था। यह स्थान वृंदावन के प्रेरणा से बनाया गया था और यहाँ स्थापित मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर की शिल्पकला और बगीचों का मुगल लेआउट स्टाइल इस बात का प्रमाण है कि ये स्थान धार्मिकता के साथ साथ सौंदर्य का भी संगम है। आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े अपनी आखिरी मंजिल की ओर। जयपुर की पहचान, उसकी शान, हवा महल। सच में रोड से हवा महल का नाइट व्यू अद्भुत लग रहा था। रोशनियों में नहाया हुआ यह महल जैसे जयपुर की पहचान को और भी चमका रहा हो, और हम तैयार थे जयपुर के इस आइकॉनिक प्रतीक को महसूस करने के लिए। हवा महल का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है और इसकी सबसे खास बात है 953 छोटे छोटे झरोके। इन झरोकों का उद्देश्य था कि राजघराने की महिलाएं बिना दिखे शहर के त्योहार और रोजमर्रा की जिंदगी को देख सकें। और अब हम सब काफी थक चुके थे, इसलिए सीधे होटल लौट गए, वहीं खाना ऑर्डर किया और रात में ही स्लीपर बस बुक करके वापस निकल पड़े अपने होम टाउन बरेली की तरफ। ये सफर सिर्फ एक दिन का था, लेकिन यादें जिंदगी भर की मिल गईं। जयपुर में हमने सिर्फ इमारतें नहीं देखी, बल्कि इतिहास, संस्कृति और भक्ति का एक अनमोल अनुभव लिया है। और जब हम वापस लौट रहे थे तो दिल में सिर्फ एक बात थी, फिर मिलेंगे पिंक सिटी। तो दोस्तों, ये था हमारा एक दिन का जयपुर का यादगार सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत जल्दी आ रही है एक और नई और रोमांचक ट्रैवल वीडियो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी भारत की खूबसूरती को देख सकें। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगला सफर आप कहां का देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। जय हिंद।